कश्मीर के लोग, कश्मीर के फौजी औरंगजेब की कहानी। कश्मीर को चुनाव तक पहुंचाने में हजारों लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। ऐसे चुनिंदा कश्मीरियों पर सीरीज कश्मीर के लोग आज पहले एपिसोड में कई बड़े आतंकियों को खत्म करने वाले भारतीय सेना की 44 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद राइफलमैन औरंगजेब की कहानी। तारीख 14 जून 2018। जम्मू कश्मीर के पुंछ और शोपियां के बीच की पहाड़ियों पर घना जंगल, चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़, झरने, बड़ी चट्टानें और गुफाएं। पतझड़ का मौसम है, चारों तरफ सूखी पत्तियां बिखरी हैं। भारतीय फौज का एक जवान चिनार के एक पेड़ के तने का सहारा लिए टिका बैठा है। AK-47 लिए 6-7 आतंकवादी उसे घेर कर सवाल पूछ रहे हैं। फौजी के चेहरे पर न तो डर है न पछतावा। एक आतंकी पूछता है, तेरा नाम क्या है फौजी? अबाब मिला। या ताबू रेखा। औरंगजेब दूसरा आतंकी, मोहम्मद भाई के एनकाउंटर में तू ही था? औरंगजेब, हां मैं ही था। आतंकी गुस्से में पूछता है, उसका चेहरा क्यों बिगाड़दा? पलटकर औरंगजेब ने जवाब दिया, फायरिंग से चेहरा बिगड़ा, मैंने नहीं बिगाड़ा। आखिर में आतंकी 2-3 सवाल और पूछते हैं। इसके बाद 2 आतंकी औरंगजेब के दाईं और बाईं तरफ खड़े हो जाते हैं। बंदूक की बट से मारकर उसके दोनों हाथ तोड़ देते हैं, फिर उसके पैर तोड़ते हैं। एक आतंकी चाकू से उसके गले पर वार करता है, दूसरा आतंकी उसकी गर्दन उतार देता है। अब सभी आतंकी मिलकर उस पर गोलियां बरसाते हैं। गोलियां इतनी पास से मारते हैं कि उसके छाती और पेट को चीरती हुई चिनार के पेड़ में धंस जाती हैं। सेना को देर रात फौजी औरंगजेब का शव पुलवामा के गुस्सू गांव में मिलता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया जाता है। शव से गोलियां निकालते निकालते डॉक्टरों को 2 दिन लग गए। वह इस तरह छलनी हो गया था कि उसके आर पार देखा जा सकता था। औरंगजेब छुट्टी लेकर ईद मनाने पुंछ जिले में केजी टॉप जा रहे थे। केजी टॉप में ही उनका घर है। आतंकियों ने औरंगजेब की हत्या करने का फतवा जारी किया था। आतंकियों ने इस नृशंस हत्या का वीडियो बनाया था, जो औरंगजेब की हत्या के 2 दिन बाद यानी 16 जून 2018 को वायरल कर दिया। दैनिक भास्कर की सीरीज कश्मीर के लोग में औरंगजेब की कहानी जानने के लिए मैं मनीषा भल्ला औरंगजेब के परिवार से मिलने उनके घर मेंढर जा रही हूं। मेंढर पुंछ जिले में पड़ता है और राजौरी से उसकी दूरी करीब 60 किलोमीटर है। रास्ता बेहद खराब है, इसलिए मुझे वहां पहुंचने में करीब 3 घंटे लग गए। रास्ते में ड्राइवर पहाड़ियों की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहता है, देखिए मैडम, इस पहाड़ी के पीछे पाकिस्तान है। वह मुझे राजौरी से पुंछ के रास्ते से उन जगहों से लेकर जा रहा है जहां पहले आतंकी हमले हो चुके हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर पता चलता है कि कुछ दूरी पर सेना का ऑपरेशन चल रहा है। मैं अलर्ट हो जाती हूं, लेकिन यहां के बाशिंदों के लिए ये आम बात है। सेना के जवान यहां वहां सुनसान जगहों, जंगलों और पानी में तैनात नजर आ रहे हैं। वहां पहुंचने पर पता लगा कि औरंगजेब का घर मेंढर में नहीं बल्कि केजी टॉप पर है। केजी टॉप यानी कृष्णा घाटी की चोटी। घुमावदार संकरी, SDD डीहक और कई छोटे झरने पार करते हुए मैं केजी टॉप पहुंची। दूर से ही मैंने औरंगजेब का घर पहचान लिया। घर के ऊपर तिरंगा लहरा रहा है। औरंगजेब के पिता हनीफ और मां राज बेगम SDD दैछक पर मेरा इंतजार कर रहे थे। करीब 4 कमरों का पक्का मकान है। घर के सामने कच्चा आंगन और क्यारियों में फूल लगे हैं। घर के बाहर सामने नीचे से घाटी का जन्नत सा नजारा दिखाई दे रहा है। मोहम्मद हनीफ सेना में हवलदार थे। उनकी चाल ढाल में फौजियों जैसा हौसला अब भी देखते ही बनता है, लेकिन मां के चेहरे और बातों में उदासी साफ झलकती है। हनीफ के औरंगजेब समेत 6 बेटों में से 5 ने फौज चुना।
हनीफ पर मिलिटेंट हमला भी कर चुके हैं। उनके छोटे भाई यानी औरंगजेब के चाचा बीएसएफ में हैं। औरंगजेब की शहादत के बाद अब 4 बेटे सेना में रह गए हैं। सबसे छोटे बेटे जफर इकबाल ने पुलिस भर्ती की परीक्षा दी है। हनीफ के साले और दामाद भी पुलिस और सेना में हैं, यानी पूरा खानदान सेना या पुलिस में है। इसीलिए हनीफ को पहले से इस बात का अंदेशा था कि परिवार के किसी सदस्य के साथ अनहोनी हो सकती है। औरंगजेब की मां ने मेरे लिए कश्मीरी कहवा बनाया। चाय नाश्ते के बाद मुझे अपना काम शुरू करना था। मैं सवाल कहां से शुरू करूं? कैसे इन्हें इस गम और त्रासदी की फिर से याद दिलाऊं? मन में ऊहापोह मची थी। मैंने धीमी आवाज में औरंगजेब की मां से पूछा, आखिरी दफा जब औरंगजेब छुट्टी पर आए थे तो क्या कहकर गए थे? रुआं से गले से वे बोलीं, उसकी शादी की बात चल रही थी तो कहकर गया था कि देखना मेरे घर ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे। उसके शहीद होने के बाद ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जिन्हें हमने न कभी देखा न उनके बारे में कभी सुना। कल ही 17 लोग बेंगलुरु से आए थे। अगले महीने 150 लोग साथ आ रहे हैं। सेना, पुलिस के अफसर अगर पुंछ, राजौरी या श्रीनगर आते हैं तो हमसे मिलने जरूर आते हैं। राज बेगम कहती हैं, औरंगजेब हमेशा कहता था कि बस एक बार सेना की बेल्ट पहननी है। शुरू से जिद्दी स्वभाव का था। जो बोल दिया उसे करना ही था। घर के बाकी लोग उससे सलाह लेते थे क्योंकि उसे घर में सबसे इंटेलिजेंट माना जाता था। थोड़ा रुककर मैंने फिर पूछा, औरंगजेब बचपन में कैसे थे? इतना पूछते ही उनकी आंखें भर आईं। बेटे की बचपन की यादों में खो गईं। उन्होंने दुपट्टा आंखों पर फेरा और अपनी जगह से उठकर कमरे में चली गईं। मैं सोच में पड़ गई कि कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया, लेकिन वे तुरंत वापस भी आ गईं। उनके हाथ में एल्बम था। वे मुझे औरंगजेब के बचपन से लेकर जवानी तक के फोटो दिखाने लगीं। फोटो दिखाते समय जिस तरह से वे फोटो पर हाथ फेर रही थीं, ऐसा लग रहा था कि वे अपने लाडले बेटे को दुलार कर रही हैं। फिर कहती हैं, मत पूछो, शुरू से ही उसका पहनावा और खाना अफसरों जैसा था। अगर किसी प्लेट में उंगली का दाग भी लग जाता तो वह उसमें खाना नहीं खाता। 2-3 घंटे में कपड़े बदलने का शौक था। एक से एक कपड़े पहनता था। इतना कहने के बाद राजा बेगम चुप हो गईं। मैं उनका चेहरा देख रही थी। अचानक बोली, उसे परफ्यूम का भी बहुत शौक था। वो अपने दादा पर गया था। उनकी तरह वो भी मीट नहीं खाता था। उसे बचपन से दूध, घी और मक्खन ही पसंद था। वो घी और मक्खन के साथ रोटी खाता था। सेना में तो घर जैसा खाना मिलता नहीं होगा। वहां के खाने में उसे मिर्ची लगती थी। उसने दाल और सब्जी सेना में जाकर पहली बार खाई। मैंने पूछा कि आखिर घी से कोई कैसे रोटी खा सकता है, वो भी सारी जिंदगी? तो मोहम्मद हनीफ हंसते हुए कहते हैं, आज आपको लंच में औरंगजेब की यह फेवरेट डिश भी खिलाएंगे। बेटे के ख्यालों में खोई राज बेगम कहती हैं, वो मुझसे हमेशा जी कहकर बात करता था। उसे मुझसे बहुत प्यार था। मैं फोन पर एक बार हेलो बोलती थी तो उधर से वह 100 बार जी चिथी त्यावोती का। उसने मुझे कभी हां नहीं बोला। मैं तब तक मुंह में निवाला नहीं रखती थी जब तक उससे बात नहीं हो जाए। औरंगजेब की मां से बात करते करते मेरी आंखें भी भरसी आईं। थोड़ा रुककर मैंने छोटे भाई जफर इकबाल से बातचीत शुरू की। अपनी पढ़ाई लिखाई और दूसरी बातें बताने के बाद जफर ने कहा, औरंगजेब की बहादुरी की कहानियां इलाके में मशहूर हैं। एक बार वे 10 सैनिकों के साथ पेट्रोलिंग करते करते पाकिस्तान में 6 किलोमीटर अंदर चले गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे पाकिस्तान आ चुके हैं तो उन्होंने फोन करके कैंप में और मां को बताया। सेना ने 10 सैनिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी औरंगजेब को दी। उन्होंने अपने सभी साथियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया। इससे सेना के अधिकारी काफी खुश थे।
जफर भाई औरंगजेब की शहादत की तारीख याद करते हुए कहते हैं, 2 दिन बाद ईद थी। घर में खुशी का माहौल था कि सभी भाई एक साथ होंगे। ईद पर औरंगजेब किसी को कुछ लाने नहीं देते थे। वे खुद ही सारा सामान लाते थे। इस बार भी उन्होंने बता दिया था कि सारा सामान लेकर वे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे हो रही थी। उनके आते ही मैं उनका बैग खोलकर अपने लिए लाया हुआ सामान निकाल लेता। टी शर्ट पहन लेता, परफ्यूम ले लेता और उनके बूट पहन लेता था। जफर कहते हैं, एक बार वे चाचा के साथ कोलकाता गए। वहां उन्हें बुखार आ गया, खाना पीना सब छूट गया। ये बात अब्बू को पता चली तो उन्होंने औरंगजेब से बात कराई। भाई से बात करने के बाद मुझे भूख लगाई और मैंने जमकर खाना खाया। वे मुझे बच्चों की तरह प्यार करते थे। जफर कहते हैं, सबसे बड़े भाई कासिम 109 बॉम्बे इंजीनियर बटालियन, उनसे छोटे तारिक और शब्बीर पंजाब रेजिमेंट आसिम 15 JKLFI बटालियन में हैं। ईद पर सभी घर आने वाले थे। तय किया कि मेंढर में मिलेंगे और यहां से एक साथ घर जाएंगे। मैं उन लोगों को रिसीव करने बहन के साथ KG टॉप से मेंढर पहुंचा। थोड़ी देर बाद बहन को वहीं छोड़ मैं सैलून चला गया। सैलून से निकलने के बाद मैंने औरंगजेब को फोन कर पूछा कि कहां तक पहुंच गए। बातचीत के बीच में उनके चिल्लाने की आवाज आई, गाद्दी रोको, गाद्दी रोको, और फोन कट गया। मुझे लगा कि भाई बिजी हैं, थोड़ी देर से फोन करूंगा। मैं बाजार में था, प्यास लगी तो एक दुकान से कोल्ड ड्रिंक ली। 2-3 घूंट ही पिया था कि मुझे जोर से झटका सा लगा। कोल्ड ड्रिंक वहीं छोड़ द बहन के पास आ गया। बहन बहुत घबराई हुई थी। मैंने पूछा क्या हुआ। वो कहने लगी, गांव से कॉल आया था, मिलिटेंट ने औरंगजेब भाई को किडनैप कर लिया है। इतना सुनते ही मेरा माथा घूम गया। मैंने वहीं से बाकी भाइयों को फोन लगाया। सभी घर में पहुंच गए थे। घर पर मीडिया का जमावड़ा लगा था। जफर आगे बताते हैं, उस दिन भाई का रोजा था। उन्हें सुबह ही किडनैप कर लिया था, दिन भर बांध कर रखा। पहले उनकी बाजू तोड़ दी गई, फिर उनकी टांगें तोड़ दी गईं, उनके गाल काट दिए गए। जब दे तोड़ दिए, इसके बाद उनका गला काट दिया। हमने भाई का वीडियो देखा। भाई के आखिरी शब्द थे, चाचा रे बो मार छोड़ेओ। कश्मीरी भाषा में औरंगजेब मां को वो कहते थे। शुरुआत में हमें लग रहा था कि आतंकी भाई को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आतंकी जानते थे कि अगर इसे छोड़ दिया तो यह हमें नहीं छोड़ देगा। खैर, भाई को तलाशने सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। जंगल घेर लिया। रात में लगभग 8 बजे लाश मिली। 2 दिन के बाद सेना के अधिकारी लाश लेकर घर पहुंचे। लाश 2 दिन बाद ईद पर घर लाई गई। 2 दिन इसलिए लग गए क्योंकि उनके शरीर में इतनी बुलेट मारी गई थी कि निकालने में समय लग गया। शरीर गोलियों से इस कदर छलनी किया गया था कि लाश को ऐसी हालत में कब्र में नहीं रखा जा सकता था। पीछे से गोलियां आर पार होने से पूरा शरीर खोखला हो गया था। इसलिए ताबूत सहित लाश दफनानी पड़ी दी। जफर कहते हैं, उनके जनाजे के समय हर आंख नम थी। हिंदू हो या मुस्लिम, सब रो रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मैं फट जाऊंगा। काश मैं फट क्यों नहीं गया, मेरी सांस रुक क्यों नहीं गई। लेकिन कहते हैं ना कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। देखते ही देखते सेना के अधिकारी और आसपास के गांवों का हुजूम KG टॉप पर उम्द पड्डदा। उन्हें पूरे सैनिक सम्मान के साथ विदाई दी गई। जफर बताते हैं, आतंकी भाई से बहुत गुस्सा थे। भाई ने उनके एक कमांडर समीर टाइगर को मार दिया था। उन्होंने पाकिस्तान के एक आतंकी कमांडर मौलाना मसूद के भतीजे को भी मारा था। समीर टाइगर को मारते वक्त भाई की बाजू में गोली लगी थी। इसके बावजूद उन्होंने समीर टाइगर के साथ दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी और उसे मार दिया। जख्मी बाजू से ही
वे मेजर शुक्ला को उठाकर सुरक्षित जगह पर ले गए थे। आखिर में जफर कहते हैं, उन्होंने एक औरंगजेब को मारा, हम देश के लिए 10 औरंगजेब और कुर्बान कर देंगे। मैं औरंगजेब का बदला लेकर रहूंगा। जफर ने जम्मू कश्मीर पुलिस में अप्लाई किया है। रिजल्ट का इंतजार है। कश्मीर के लोग मेहमान नवाजी बहुत अच्छे करते हैं। आज मुझे इसका एहसास भी हो गया। बातों के बीच ही औरंगजेब के पिता हनीफ पत्नी से बोल पड़े, बेटी को खाना खिलाओ, बहुत दूर से आई है। बाकी बातें खाने के बाद करेंगे। मुझे खाना परोसा गया। इसी बीच परिवार की सबसे छोटी बेटी शाजिया आ गई। वह भाई की शहादत के वक्त काफी छोटी थी। मैंने शाजिया से पूछा, अगर आज औरंगजेब जिंदा होते तो परिवार कैसा होता? मेरे पहले सवाल पर ही रोने लगी। मैंने अपना सवाल बदला। मैंने पूछा कि कुछ याद आता है? रोते रोते कहती है, भाई मेरे लिए बहुत सुंदर ड्रेस लाते थे, हमेशा कहते थे कि तुझे पहनाना है। शाजिया पुलिस में जाना चाहती है। वह अभी अभी पुंछ सिटी में पुलिस का ही फॉर्म भरकर आई है। पुलिस में क्यों जाना चाहती हैं? वो फौरन जवाब देती हैं, मेरा परिवार दुनिया के सामने हंस रहा है, लेकिन अंदर क्या दुख है मैं ही जानती हूं। मैं पुलिस में जाकर आतंकियों को पकड़ी या एज कर लाना चाहती हूं, घसीट कर मारूंगी, ताकि परिवार को प्राउड फील हो कि इसने भाई के लिए कुछ किया है। खाना खाने के बाद मैं बरामदे में कुर्सी पर आकर बैठ गई। औरंगजेब के परिवार के सदस्यों ने मुझसे मेरे बारे में बहुत सी बातें पूछी। इतने में हनीफ भी आकर बैठ गए। कहने लगे, औरंगजेब ने 2014 में 12वीं का एग्जाम दिया। उन दिनों बड़ा बेटा कासिम छुट्टी पर घर आया हुआ था। श्रीनगर में सेना की भर्ती रैली चल रही थी। उसने कासिम से वहां ले जाने की जिद की। कासिम उसे भर्ती दिखाने ले गए। औरंगजेब ने ट्रायल दिया और सिलेक्ट हो गया। वह बेस्ट शूटर बनना चाहता था। उसने सेना की तरफ से मुंह में 1 साल की ट्रेनिंग ली। उसका निशाना बड़ा पक्का था। मैंने औरंगजेब से कहा था कि शादी कर लो। कहने लगा, देखता हूं, अगली छुट्टी पर आऊंगा तो कर लूंगा। उसने जाते हुए मुझसे भी कहा था, अब्बू देखना, हमारे घर पर पूरे देश से लोग आएंगे। हनीफ थोड़ा रुककर कहते हैं, वरी करेशी हिसायत से वह जब किसी ऑपरेशन पर जाता तो मां को फोन करता था, दुआ करने के लिए कहता था और फोन ऑन करके जेब में छोड़ देता का चौवड्डी देता ताकि परिवार के साथ बना रहे। परिवार भी उनकी आवाजें सुनता रहता था। ऑपरेशन फतेह होने के बाद फोन काट देता था। वो पुंछ में नया घर लेना चाहता था। कहता था, वहां कोई घर देख लो क्योंकि गांव में खतरा है। हनीफ कहते हैं, एक दफा तो आतंकी मुझे मारने यहां तक आ गए थे, लेकिन दोनों मिलिटेंट नए पाकिस्तानी लड़दके थे। वो मुझे पहचानते नहीं थे। मुझसे बातें की और साथ चाय पीकर चले गए। मैंने सेना को खबर दी। दोनों मुठभेड़ में मारे गए। मिलिटेंट का कहना है कि मेरा परिवार कश्मीर की आजादी का विरोधी है। गांव में भी हमारे कई दुश्मन हैं। आखिर में औरंगजेब के माता पिता का एक आरोप इस दुख भरी कहानी में दिल को कचोटने वाला पहलू है। परिवार औरंगजेब को आतंकियों के हवाले करने का इल्जाम उन्हीं के साथ काम करने वाले सैनिकों पर लगा रहा है। पिता हनीफ का कहना है, जो मिलिटेंट सरेंडर कर देते थे उन्हें सेना में ले लिया जाता है। ऐसे लोग 1-2 बार ऑपरेशन में सेना की मदद करते हैं, लेकिन वह सेना की जानकारियां मिलिटेंट को देते भी हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनमें एक भाई मिलिटेंट है और दूसरा सेना में है। अब मिलिटेंट से ज्यादा डर सिविल लोगों से लगता है। पता नहीं कि कौन कब मार दे।